हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही उसके बारे में हमें बताती है कौन, रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए आपने जो है रिएक्टेंट लिया N2 और 3H2। ये एक हैबर प्रोसेस की जो है फेमस रिएक्शन है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, 2NH3 यानी कि अमोनिया। क्या बनाते हैं बच्चों, अमोनिया बनाते हैं। ये एक फेमस रिएक्शन है। अब अगर आपको मान लीजिए नाइट्रोजन के मोल पता करने हैं, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है जो भी लिखा हुआ होता है लेफ़्ट में इधर की तरफ, वो क्या होता है, मोल है। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप 1 मान सकते हो। तो आप बोल सकते हैं कि भाई नाइट्रोजन के पास मेरे 1 मोल थे और हाइड्रोजन के पास 3 मोल हैं और अमोनिया जो है वो कितना बना है, 2 मोल बना है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चों को ये वाली बात भी नहीं मालूम, और अगर आपको ये वाली बात भी नहीं मालूम तो आप चैप्टर कैसे करेंगे। इसलिए मैं कभी कभी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन बताना है, क्या बताना है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन, तो आज इस बात को समझ लेना कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर। कोई भी सब्सटेंस कितने मोल कितने लीटर में है उसे बोलते हैं मोल पर लीटर, यानी कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर आपको किसी भी केमिकल सब्सटेंस की या मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है तो आप उसे क्या करो, ब्रैकेट में अंदर बंद कर दो, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये इसका मतलब हुआ क्या, अगर ये N2 को मैंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया है, इसका मतलब ये है कि मोल्स ऑफ N2 पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब पर लीटर। समझ में आई कि नहीं आई बात, यानी पर लीटर। इसी तरीके से अगर मैंने लिख दिया इसको, हाइड्रोजन को, तो इसका मतलब क्या होगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह मैंने लिख दिया NH3 को, तो इसका मतलब क्या होगा, मोल्स ऑफ NH3 पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर लीटर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन लिखने का तरीका है। और मेरा तरीका क्या है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बच्चा है पढ़ने वाला वो बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब उसे कुछ नहीं आता। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। समझ में आया आपको कंसेप्ट। अब मान लीजिए कि आपने जो है ये रिएक्शन करवाई और इस रिएक्शन में 1 सेकंड में कितने मोल ट्रांसफ़र हुए किसी भी एलिमेंट के, वो आपको कैलकुलेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहोगे जी मैंने जो है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर चेंज, कितने चेंज हुए पर सेकंड, 1 सेकंड में, है ना। कि क्या लिखोगे उसको आप, dN2/dt, यानी एक कितने मोल्स पर लीटर, कितनी कॉन्सेंट्रेशन गई उसकी, किसमें, प्रोडक्ट में। भाई अमोनिया अगर बन रहा है तो नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा होगा हाइड्रोजन से, तो इसके मोल कन्वर्ट हो रहे होंगे NH3 में। अब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो है नहीं कि आपने इसको बीकर के अंदर डाला तो तुरंत हो गई। इसका मतलब मान लीजिए इसने 1 घंटा लिया, तो आप कहोगे जी 1/60 मोल पर लीटर जो है पर सेकंड क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, क्योंकि 1 मोल है तो 1 मोल जो है वो 1 घंटे में जाएगा। ऐसे किसी भी रिएक्शन में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है कितने सेकंड में, ये बात इस तरह लिखी जाती है। डी का मतलब होता है चेंज, N2 मतलब का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 यानी मोल पर लीटर, अपॉन 1 सेकंड के हिसाब से। जब हम किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम बोलते हैं 1 सेकंड। तो हम यहाँ पे जो यूनिट लिखेंगे इट इज़ मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी कितना मोल पर लीटर कितने सेकंड में चला गया लेफ़्ट से राइट। ठीक, अब क्योंकि N2 चला गया, मतलब देखो रिएक्शन जब हो रही, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे मैं मोटा सा एग्ज़ाम्पल दिखा रहा बना के आपको कि ये आपका एक बीकर था, इसमें N2 गैस थी, दूसरा बीकर था, इसमें H2 गैस थी। आपने इन दोनों को मिलाया
और मिला के इस पाइप को इधर एक थर्ड कंटेनर के अंदर डाल दिया और यहाँ NH3 बनने लगी। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि अगर केमिकल रिएक्शन इस तरह से हो रही है तो N2 क्या हो रहा होगा, लगातार हर सेकंड क्या हो रहा होगा, डिक्रीज़ हो रहा होगा। H2 भी हर सेकंड क्या हो रहा होगा, डिक्रीज़ हो रहा होगा। NH3 क्या हो रहा होगा, हर सेकंड बढ़ रहा होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट है। भाई रिएक्टेंट घटता है ना और प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है, तो इसलिए डिक्रीज़, ये दोनों क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे, और ये क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि भाई जो कॉन्सेंट्रेशन है नाइट्रोजन की वो घट रही है, तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। इस तरीके से हम बोलते हैं कि भाई जो हाइड्रोजन है उसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो रही, घट रही है। तो हम लिखते हैं कि भाई DH2 यानी H2 की कॉन्सेंट्रेशन मतलब ब्रैकेट में बंद कर दिया अपॉन dt इंटू मोल पर लीटर पर सेकंड। अब ये बात ध्यान रखना कि कितने मोल थे हाइड्रोजन के यहाँ रिएक्शन में, देखो 3 मोल थे ना, तो जितने भी मोल होते हैं उनको डिवाइड कर दिया करें उनसे ही। अब ये बताओ मुझे, बढ़ना कौन बढ़ रहा है इसमें, नाइट्रोजन घट रही, हाइड्रोजन घट रही, तो कौन बढ़ रहा है, अमोनिया बढ़ रहा है। तो अगर आप अमोनिया का रेट लिखोगे तो क्या करोगे, DNH3 का स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन कितना मोल था अमोनिया का, 2 मोल था, अपॉन में 2dt। ये क्यों लिखा पॉजिटिव में, क्योंकि ये बढ़ रहा है, तो जो चीज़ बढ़ रही है वो पॉजिटिव में, जो घट रही है वो निगेटिव में। तो ये मैंने फंडामेंटल बताया आपको, एक बार नोट कर लो यहाँ से, फिर मुझे टॉपिक को आगे भी बढ़ाना है। यहाँ से यहाँ तक नोट कर लिया, यहाँ नोट कर लिया। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन यही है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है पर सेकंड, ठीक है नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो आई से दैट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी की भी ले सकते हो, रिएक्टेंट की भी प्रोडक्ट की भी, यानी रिएक्टेंट घटेगा और बस प्रोडक्ट बढ़ेगा, ध्यान रखना, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। सो यू कैन राइट ROR दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस के D इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt इक्वल टू प्लस के D इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt। ये जनरल फार्मूला है। सो वी कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी सिंपल, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, यानी कितना डिक्रीज़ हुआ रिएक्टेंट में और कितना टाइम उसने जो है वो लिया। और इधर जो है रेट ऑफ रिएक्शन कैन आल्सो बी रिटन एज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। दोनों चीज़ें आपके साथ चलती हैं। ये बात समझ में आई आपको, दोनों फार्मूले एक ही हैं, दोनों लिख लो, चाहे ये बढ़ता हो चाहे ये घटता हो। अब इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर नहीं नोट किया है तो दोबारा से देख लो, यहाँ से शुरू करोगे आप, नोट करना, पहले ये वाला पार्ट कर लो, फिर ये वाला, वीडियो को रोक के करते रहना, और फिर ये वाला। रेट ऑफ रिएक्शन का ही टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक है, इसलिए मज़ा आएगा चल पढ़ते पढ़ते। अब मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है, सपोज़ देयर इज़ ए केमिकल रिएक्शन A to B। मान लो एक रिएक्शन है A से B की, इसमें जो आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, जो कि टाइम t बराबर 0 सेकंड पे है, तो वो कितनी है, मान लो A मोल्स हैं आपके पास। अब इनिशियल का मतलब ये है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो A के पास जो मोल हैं सारे के सारे मोल A के ही हैं, अभी तो B बना ही नहीं कुछ भी, तो यहाँ पर जो है वो कितने मोल्स हो गए, 0 हो गए। अब हम कहते हैं कोई टाइम ऐसा आया t
एट टाइम टी, जब टाइम टी आया तो इसके एक्स मोल जा चुके, यानी कि ए माइनस एक्स हो गया। दोबारा समझ लो बात को कि पहले ए, कैपिटल ए जो है वो रिएक्टेंट है और बी जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है। ए के मोल थे आपके पास स्मॉल ए, और यहाँ मोल थे आपके पास कितने, 0। नाउ व्हाट हैपन्स इज़ दैट कि इसमें से एक्स मोल चले गए, तो उधर ये एक्स मोल जो यहाँ से ख़त्म हुए वो एक्स मोल बी के पास चले गए। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द चेंज, सो यू से दैट चेंज इज़ कितना डिक्रीज़ हुआ, मतलब ये नहीं कि कितने मोल बचे हुए हैं, कितना डिक्रीज़ हुआ। तो डिक्रीज़ पता लगाना है आपको, बहुत सिंपल है, ये माइनस ये, यानी कि चेंज इन रिएक्टेंट अगर आपको पता लगाना है व्हाट इज़ द चेंज इन रिएक्टेंट, देन यू से दैट फाइनल यानी कि ए माइनस एक्स माइनस इनिशियल यानी कि ए। भाई देखो ना यहाँ पे ए माइनस ए थे, ए माइनस एक्स हो गए, तो क्या करोगे चेंज के लिए, ए माइनस एक्स अपॉन माइनस ए, तो ये आ गया कुल मिला के माइनस के एक्स मोल पर लीटर। और चेंज इन टाइम कितना हुआ, चेंज इन टाइम कितना हुआ इसका, देखो टाइम पहले 0 था, टी हो गया तो टी माइनस 0 दैट इज़ टी माइनस 0 दैट इज़ टी। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी सिंपल, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ चेंज इन मोल यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज़ माइनस एक्स अपॉन टाइम। ये आपकी आ गई रेट ऑफ रिएक्शन। एंड मैंने बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है अगर वो पहले से ही आप रिएक्टेंट के लिए ले रहे हो तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन द सेम वे अगर आप यहाँ देखो बी की तरफ, तो हम कहेंगे भाई चेंज इन, अगर आप बी की तरफ देखोगे तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखो माइनस आना था, माइनस एक्स था, बट रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप निकाल रहे हो रिएक्टेंट का तो आपको पता है कि पहले ही वो डिक्रीज़ हो रहा है, सो यू राइट हियर नेगेटिव साइन। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, प्रोडक्ट कितना हो गया, दैट इज़ एक्स माइनस 0 यानी कि एक्स, एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ओ सॉरी, चेंज इन टाइम जो है वो कितना है, चेंज इन टाइम इज़ टी माइनस 0 दैट इज़ टी। नाउ व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ एक्स अपॉन टी। तो अब आप यहाँ दोनों जगह ध्यान से देखो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या हुआ, दोनों जगह सेम फार्मूला आया। तो रेट ऑफ रिएक्शन चाहे आप प्रोडक्ट की तरफ से निकालोगे या रिएक्टेंट की तरफ से निकालोगे, ये हमेशा सेम रहेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इट विल ऑलवेज बी इक्वल, इक्वल ही आएगा चाहे आप किधर से भी निकाल लो। जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा वाई इट इज़ सेम फॉर बोथ साइड्स, इधर से या इधर से ले लो आप, किधर से भी। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ दी, ये आपने सब नोट कर लिया होगा, मेरी मतलब होप कि आपने सब नोट कर लिया। देखो नोट करना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा है ना जैसे आप किसी जंग पे जा रहे हो और आपके पास प्रॉपर सारे वेपन्स नहीं हैं, तो आप जो है क्या करोगे कि भाई मेरे पास ये सारे वेपन चला रखे हैं मैंने, बट मेरे पास एक भी वेपन नहीं है। तो आप किसी काम पे जा रहे हो, आप कहो भाई मेरे पास जो है मैंने कर तो सारा काम रखा बट मेरे पास औजार नहीं है। तो ये जो नोट्स होते हैं ना, ये नोट्स जो हैं वो औजार होते हैं बच्चे के। अगर ये बच्चा तैयार कर ले ढंग से तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ नोट्स नोट्स नोट्स। मेरे सब्जेक्ट अगर क्लियर हैं इतने सारे तो उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि मेरे जो टीचर्स थे वो इत्तेफाक से सारे के सारे ऐसे थे कि वो कॉपी चेक करते थे रोज़ाना, भाई आपने काम किया कि नहीं किया, फिर वो पनिशमेंट भी देते थे। तो ये जो कॉपी चेक करने वाला मैटर है बहुत बढ़िया है, इसलिए इसको ध्यान रखना कि कॉपी ज़रूर बनाओ, नोट्स ज़रूर लिखो, अपने खुद के नोट्स भी लिखो, ऐसा नहीं कि हमारे ही नोट्स लिखो, अपने खुद के भी लिखो और नोट्स के ऊपर पूरा फोकस करो, फिर उनको रिवाइज़ करो, फिर वही पेपर में आ जाएगा और वही आपके नंबर बना देगा। तो अब ये देखिए आप, मैंने आपको बताया कि भाई जैसे कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये क्या हो रहा होगा, लगातार डिक्रीज़ हो रहा होगा, और ये क्या हो रहा होगा, लगातार इंक्रीज़ हो रहा होगा, यही तो है ना। तो अगर ये लगातार डिक्रीज़ हो रहा और ये लगातार इंक्रीज़ हो रहा,
तो ये क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज़, और ये क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज़। तो अगर आपको इसका ग्राफ बनाना हो, किसका ग्राफ बनाना हो, यानी कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का, तो एक ही ग्राफ के अंदर दो ग्राफ आ जाएंगे। यहाँ आप लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन एंड हियर यू कैन राइट द टाइम। सो व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ द रिएक्टेंट। देखो रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा था पहले, रिएक्टेंट ही था पहले, प्रोडक्ट तो था ही नहीं, तो रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा था, इट इज़ रिएक्टेंट। और वो रिएक्टेंट क्या हुआ, टाइम के साथ साथ लगातार घटता गया एंड इट ऑलमोस्ट रीच टू द ज़ीरो। ऑलमोस्ट ज़ीरो, कभी भी टच नहीं करवाना इस लाइन को नीचे। ऐसा कभी नहीं होता किसी भी केमिकल रिएक्शन में कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया हो। और ये जो आपका प्रोडक्ट था जिसकी कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में कितनी थी, ज़ीरो, यहाँ आपका क्या है, प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट जो है ना वो धीरे धीरे अपनी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा एंड इट विल रीच हियर। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन गया बच्चों, प्रोडक्ट बन गया। ये आपका क्या था, रिएक्टेंट था जो अब ज़ीरो पे आ चुका। तो ये ग्राफ है कि कॉन्सेंट्रेशन और टाइम जो है वो आपस में किस तरह बदलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लगातार घटती जाती है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लगातार बढ़ती जाती है। ठीक, अब अगर खुद रेट के बारे में पूछे कि रेट यानी स्पीड, देखो ये तो रिएक्शन, ये तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गए, खुद अपने आप में स्पीड रिएक्शन की क्या होती है। कोई भी रिएक्शन शुरुआत में बहुत तेज़ होती है, मतलब बहुत तेज़ी से चलती है। उसके बाद मान लीजिए शुरुआत में वो 10 मोल पर सेकंड जो है वो कन्वर्ट कर रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, उसके बाद वो 9 मोल पर सेकंड करने लगेगा, फिर वो 8 मोल पर सेकंड करने लगेगा, फिर वो 7, फिर वो 6, फिर वो 5, 4, 3 एंड 2 एंड 1, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ कि कितने मोल एक सेकंड में जा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जब काम शुरू करती है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन शुरुआत में बहुत तेज़ी के साथ होती है, बट फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लगती है। सो वी कैन राइट, ये ग्राफ किसका है, पहले इस ग्राफ के बारे में एक लाइन लिख लो। दिस ग्राफ इज़ फॉर इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद किसके साथ, टाइम। ठीक, अभी नेक्स्ट ग्राफ हम बनाएंगे, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। देखो मैं पहले बोल रहा, ग्राफ हो या थ्योरी हो, कुछ भी हो छोड़ना मत, मतलब सब उतार के रखना अपनी कॉपी में। अब आ जाओ आगे। ये जो है खुद रेट का मतलब होता है कितने मोल पर सेकंड जा रहे हैं। तो शुरुआत में बहुत तेज़ी के साथ क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उसकी स्पीड पहले बहुत ज़्यादा होती है ना। दिस इज़ लाइन ऑफ रेट और दिस इज़ लाइन ऑफ टाइम। बट टाइम के साथ साथ रेट खुद अपने आप में घटने लगता है। तो हियर वी कैन राइट दैट कि इस वक्त रेट जो है वो क्या है, मैक्सिमम रेट है। क्या है, मैक्सिमम है। कब, जब टाइम कितना है, ज़ीरो है। देखो टाइम ज़ीरो है। जब ये टाइम बढ़ने लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीज। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से घटना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से ग्राफ बनता है। ये ग्राफ डायरेक्ट आते हैं नीट में, इनमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, सब मैं बताऊंगा। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। अब एक बात और समझ लो ध्यान से, वो क्या है कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ क्या, मोल्स। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, इसमें हमने लिया ए और बी लिया है ना, और इसको जब रिएक्शन करवाया तो सी और डी बना। तो जो रिएक्शन है उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, मान लीजिए वो यहाँ तो हैं, इसके जो मोल हैं वो तो हैं कितने, N1, और इसके मोल हैं N2, और इसके मोल हैं N3, और इसके मोल हैं N4। तो रिएक्टेंट कौन कौन है इसमें से, बताओ जल्दी फटाफट। रिएक्टेंट है इसमें ए और बी। प्रोडक्ट कौन कौन है, सी और डी। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो हम कहेंगे भाई सबसे पहले ये देखो कि आप रेट ऑफ रिएक्शन किसकी टर्म्स में लिखना चाह रहे हो। आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाह रहे हो इन द टर्म्स ऑफ ए एंड, यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। तो आप सबसे पहले ए के बारे में लिखना चाह रहे हो, तो ए जो है ना वो क्या है, रिएक्टेंट है, तो माइनस का साइन लगाओ। उसके बाद जो इसके मोल्स हैं उनको 1/n में लाओ, यानी कि 1/N1। फिर लिखो डी, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन डी टी, यानी कि चेंज इन टाइम। फिर आप लिखो इधर इक्वल टू बी, क्या है, बी भी रिएक्टेंट है, तो यहाँ सबसे पहले माइनस का साइन लगाओ। इसके कितने मोल्स हैं, N2 हैं, तो हम कहेंगे पहले 1/N2 लिखो। फिर डी
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओवर डी टी, ठीक, इक्वल टू, फिर अब देखो सी के बारे में लिखना है तो सी जो है ना वो प्रोडक्ट है। अगर सी प्रोडक्ट है तो पहले यहाँ पर प्लस का निशान लगाओ, उसके बाद इसके मोल देखो कितने हैं, N3, फिर लिखो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ओवर डी टी। फिर देखो डी के बारे में कि डी जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ प्लस लगाओ, 1/, क्या लिखोगे, N4 लिखोगे, फिर डी ऑफ डी ओवर डी टी। ये क्या हुआ तुम्हारा, किसी भी रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन या रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। जब मैंने आपको समझाया, सबसे पहले साइन लिखो, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड में लाओ, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम कर दो, बहुत सिंपल है। तो ये बच्चों था रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्या होगा कि फैक्टर्स, है ना, फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो गो टू द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।